चलो हो गया। चलिए, यूपी पुलिस के लिए शॉर्ट टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज तीसरे टेस्ट पेपर की व्याख्या सहित उत्तर मिलेंगे आपको। विषय हिंदी का पहला प्रश्न हम देखते हैं। जो पहला प्रश्न आया है वो आया है कि परोक्ष शब्द का विलोम होगा। तो परोक्ष शब्द की अगर हम बात करें तो परोक्ष शब्द का विलोम होता है प्रत्यक्ष। इसमें दो और भी शब्द हैं, जैसे लिखा है अपरोक्ष विकल्प है, तो अपरोक्ष का अर्थ ही होता है अप्रत्यक्ष। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा और दृष्टव्य का अर्थ होता है देखने योग्य। विलोम शब्दों से ही हमारा दूसरा प्रश्न है, जहां पूछा गया है कि उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। अब तीसरा प्रश्न है कि जो लोकोक्ति एवं मुहावरों से आया है, जिसमें पूछा गया है कि पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा और सही अर्थ है कि काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना, यानी जिसे कहा जाता है कि समय चुके पुनि का पछताने। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमारा आया है वो वाक्य से आया है और पूछा गया है कि वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर देखेंगे कि वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। अब यहां हम देखें कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, जो दूसरा भेद है वाक्य का, कि रचना के आधार पर अगर हम देखें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रश्न था हमारा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, जिसमें एक प्रकार है अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है हमारा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो हम बात करेंगे वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, जहां 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावन शब्द को अगर हम देखेंगे तो ये बना है पव धन अन से, और अगर बात की जाए इसमें कौन सी संधि है तो संधि का नाम है अयादि संधि, और इसका सूत्र होता है एचो एवा यावह। सूत्र होता है एचो एवा यावह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बड़ा सा। यहां देखेंगे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो विराम चिन्हों के लिए अलग से क्लास अपलोड की जाएगी, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, ये देखिए। और बात करें कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरे को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जहां क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है, जहां क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया है। रुक गया फिर क्या। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सर्वनाम के भेद में ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, और अगर पुरुषवाचक में हम देखें तो उत्तम पुरुषवाचक है। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक उसे कहते हैं जो वक्ता के लिए प्रयोग होता है, बोलने वाले के लिए। जो श्रोता होता है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है
उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब आगे बढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा विकल्प सी सही है कि 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 की तरफ, कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। 4 विकल्प है हमारे पास, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब आप समझ गए होंगे कि ये जानना चाहता है कि उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का शब्द है। लालटेन शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का शब्द है, तो ये एक विदेशी शब्द है। ये एक विदेशी शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। और अगर विदेशी में बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे तो पूछ रहा है प्रश्न संख्या 11 में कि यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा शब्द को हम देखेंगे कि यशोदा शब्द जो हमारा बना है वो यशः धन दा से बना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। जैसे शरह धन जा से सरोज बन जाता है, और मनः धन जा से मनोज बन जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे यशोदा शब्द में भी विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कौन सा कारक है? तो हमारे प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के 2 चिन्ह होते हैं, एक होता है में और एक होता है पर। अधिकरण कारक वहां होता है जहां पर क्रिया का आधार हो, जहां पर क्रिया का आधार हो। जैसे मास्टर जी बैठे हैं तो उनके बैठने का आधार क्या है कि मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए कुर्सी में जो है वो अधिकरण कारक है। हम अगले शब्द की तरफ बढ़े तो अगला शब्द हमारा जो है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, लिखा है अंडे का शहजादा शब्द का उस लोकोक्ति का अर्थ है। तो उसका अर्थ है अनुभवहीन होना। अनुभवहीन होना। यहां एक मजेदार बात है कि इसके लिए एक मुहावरा और है, उसको कहते हैं धूप में बाल सफेद होना। धूप में बाल सफेद होना। लेकिन इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि एक शब्द जुड़ जाएगा और अर्थ बदल जाएगा। अगर हमारा मुहावरा होता है धूप में बाल सफेद नहीं होना, धूप में बाल सफेद नहीं होना, दोनों को ध्यान से देखेंगे कि धूप में बाल सफेद होना का अर्थ है अनुभवहीन होना, जिसके पास कोई अनुभव ना हो, और धूप में बाल सफेद नहीं होना का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति होना। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि प्रति उत्पन्न मति का अर्थ होता है। तो प्रति उत्पन्न मति का अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। तो आप बताइए कि जो तत्काल सोचकर कविता लिखता हो उस कवि को हम क्या कहेंगे? तो उस कवि को क्या कहा जाता है? जो तत्काल सोचकर कविता लिखता हो उसको हम कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़ौती बोली है। तो हड़ौती बोली के बारे में सबसे पहले हम ये जान लें कि ये राजस्थानी हिंदी का एक हिस्सा है, और राजस्थानी हिंदी में अगर हम बात करें
तो ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो उनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र। आपको यह बताना है कि प्रेमचंद के इस अधूरे उपन्यास को पूर्ण किसने किया। यह प्रश्न है कि प्रेमचंद के इस अधूरे उपन्यास मंगल सूत्र को पूर्ण किसने किया। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह के आधार पर चुनना है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं। जो सही ऑप्शन है वो है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। एक, पहली चीज तो संभावना प्रकट की जा रही है, और दूसरी चीज कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है। आप देखेंगे इसमें किसी तरह का प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, जो आज ही आपको पढ़ाया गया था कि अगर वाक्य का भाव प्रश्नवाचक हो तो भी वाक्य प्रश्नवाचक हो सकता है, चाहे उसमें प्रश्नवाचक शब्द हो या ना हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से पूछ रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें हमारा ऑप्शन सही है सा। और हम देखें अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, शा, शा और शा, ये सब अघोष वर्ण होते हैं, जिनकी कुल संख्या 13 है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द है। तो एक ही समय में वर्तमान के लिए जो शब्द होता है उसे कहते हैं समसामयिक। समसामयिक कहते हैं जो एक ही समय का हो। अगला प्रश्न है, पार्थिव शब्द का अर्थ है। तो पार्थिव शब्द का अर्थ है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अगले शब्द की तरफ बढ़े। उद्दत का विलोम शब्द है। तो उद्दत जो है उसका अर्थ होता है उग्र, जो बात बात पर क्रोधित होता हो, और उसका विलोम है विनीत। विनीत का अर्थ होता है विनम्र। अगला प्रश्न देखेंगे, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर के पर्यायवाची शब्द में जो उपलब्ध विकल्प है वो है गेह। घर को निकेतन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा जा रहा है। बात कर रहे हैं कि कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो हम पहले देख लें कि कहावत शब्द में जो शब्द है हमारा कहावत, तो इसमें आवत प्रत्यय है, और आवत प्रत्यय जुड़ा किसमें है, कहना क्रिया में। कहना क्रिया में आवत प्रत्यय जोड़ा गया है। प्रत्यय को जोड़ने के लिए क्रिया को पहले सामान्य रूप से मौलिक क्रिया में बदलते हैं, मूल क्रिया में बदलते हैं। तो जब ना हटा देंगे तो हमारी मूल क्रिया बचेगी कहा, और कहा में जब हम आवत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा कहावत। अगर प्रत्यय की बात की जाएगी, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द या क्रिया में जुड़ने के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। दूसरे को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ जुड़ता है। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है, वह खा रहा था में कौन सा काल है। तो हम देखेंगे इसमें अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल है। वह खा रहा था यानी क्रिया की निरंतरता का बोध हो रहा है भूतकाल में, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। अगर क्रिया की निरंतरता का बोध वर्तमान काल में हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल नहीं कहते हैं, उसे कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान काल। अगर क्रिया की निरंतरता का बोध वर्तमान काल में हो तो हम उसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, यानी उसका पद परिचय बताना है। तो धड़ाधड़ शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और अगर आप देखेंगे तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, यानी कौन सा उपवाक्य है, यह पूछा जा रहा है। तो उपवाक्य है क्रिया उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। उपवाक्य के संदर्भ में बता दें कि उपवाक्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक को कहा जाता है प्रधान उपवाक्य, पहले को कहा जाता है प्रधान उपवाक्य, और दूसरे को कहा जाता है आश्रित उपवाक्य। इनके भेदों के बारे में अगली कक्षा में चर्चा होगी। फिर पूछा जा रहा है इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इलाहाबाद की बात करेंगे तो अवधी बोली बोली जाती है, और अवधी की बात करें तो इसका विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, इसका विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अय का उच्चारण स्थान है। तो अय के उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि संधि से है, और पूछा जा रहा है कि उड्डयन शब्द को ध्यान से सुनेंगे। शब्द है हमारा उड्डयन, इस तरीके से लिखा हुआ है, उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो यह है उत धन डयन। इसको हमने पढ़ा था, ये बात करता है कि ता का सामने वाले वर्ण के अनुसार बदल जाना। जैसे ता के साथ अगर चा आता है तो ता जो है चा में बदल जाता है, अगर ता के साथ जा आता है तो ता जा में बदल जाता है, अगर ता के साथ टा आता है तो ता टा में बदल जाता है, और ता के साथ अगर डा आता है तो ता डा में बदल जाता है, और अगर ता के साथ ला आता है तो ता ला में बदल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो चूरन की बात करेंगे तो यह तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है उसे कहते हैं चूर्ण। अगला प्रश्न है चौकड़ी भूल जाना। तो चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है राह न सूझना, राह न सूझना। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो हम देखेंगे इस वाक्य का सरल वाक्य होगा कि लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं, लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं। संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि उससे हर प्रकार के संयोजक अव्यय को हटा देना है, और ध्यान रखना है कि वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि सरासर, सरासर शब्द में कौन सा समास है। तो सरासर शब्द में अव्ययी भाव समास है, और हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और सरासर का अर्थ होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। धन्यवाद, शुभ दिन।